हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 चल रहा है जिसका नाम है कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ देशों के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन देशों का इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है। रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इसके बारे में आज हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया के दोस्त से ही स्टार्टिंग करते हैं, इंडिया के बेस्ट फ्रेंड से स्टार्टिंग करते हैं। वो है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन है, पहले हम लोग ये देखेंगे। आज तक इंडिया और पाकिस्तान में 4 युद्ध हुए हैं, 4 वॉर्स हुई हैं। कब कब हुई हैं? सबसे पहले हुई है 1947 में, जो हुई थी कश्मीर डिस्प्यूट के लिए, कश्मीर के मुद्दे पर हुई थी। आजादी के जस्ट बाद की ये वॉर हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था। फिर हुआ था 1965 में वॉर, जो कि हुआ था नदी के पानी के लिए, रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए ये वॉर हुआ था, रिवर वाटर डिस्प्यूट। फिर हुआ था 1971 में, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा था, इसकी वजह से उसको लड़ना पड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। एंड लास्ट और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो था वो था लास्ट वॉर, जिसको हम लोग कहते हैं कारगिल वॉर। तो आज तक ये 4 वॉर हुई है और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ये चारों ही हारा है, वो आज तक हमसे कभी भी नहीं जीता है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सारी वॉर्स हैं और उनके रीजंस हैं कि ये वॉर किस वजह से हुई है। अब ये जो हमारे वॉर होती रहती है, रीजन क्या है, इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इन झगड़ों का रीजन क्या है, इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला जो रीजन है, एक तो वो कश्मीर के लिए मरता रहता है, ठीक है, उसको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। तो कश्मीर के लिए बहुत बार बहस, लड़ाई झगड़ा देखने को मिला है। सेकंड, बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर्स की वजह से भी, क्योंकि बहुत बार ना बॉर्डर के आसपास गलत गतिविधियां होते हुए देखिए, गलत एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से। थर्ड है टेररिज्म। सभी को पता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करता है, कितना ज्यादा उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सेपरेटिज्म को भी सपोर्ट करता है वो। जो कश्मीर है उसको बहुत बार वो भड़काता है इंडिया से अलग होने के लिए, तो उसकी वजह से भी हमारा उससे झगड़ा है। और रीजन क्या है, रिवर वाटर शेयरिंग के लिए झगड़ा है, रिवर वाटर शेयरिंग, पानी के लिए लड़ते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अच्छा तो कुछ भी रिश्ता नहीं है, कोऑपरेशन जैसा कुछ भी रिश्ता नहीं है, सारे खराब ही रिश्ते हैं। इन सब चीजों की वजह से हम लोग लड़ते रहते हैं और आज तक 4 वॉर्स हुई हैं, चारों में ही पाकिस्तान हमसे हारा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट देश पर, जो कि है सेकंड बेस्ट फ्रेंड, और उसका नाम है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश का कैसा रिश्ता है? तो इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा है? इंडिया और बांग्लादेश में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा का भी है, थोड़ा बहुत कॉपरेशन भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लड़ाई झगड़ा किस बात पे है। फर्स्ट थिंग, कॉन्फ्लिक्ट किन किन मुद्दों पे है, हम लोग क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। तो फर्स्ट है कि बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन होता है वहां से, ठीक है, बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो इलीगली इंडिया में आ गए हैं और उसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हमारी रिसोर्सेज भी खत्म हो रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, वाटर शेयरिंग पर भी है हमारा इससे झगड़ा, पानी के लिए। कौन सी वाटर शेयरिंग पे? 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, पता नहीं क्या है, हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के लिए झगड़ा है वाटर शेयरिंग पर। ओके, नेक्स्ट है जो बांग्लादेश है वो एक चीज और सपोर्ट करता है, ठीक है, एंटी इंडियन मुस्लिम्स,
वो इंडिया के मुस्लिम्स को पसंद नहीं करता है, थोड़ा उनमें लड़ाई झगड़ा है, थोड़े से मतभेद है, उसकी वजह से भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इवन बांग्लादेशी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। और नेक्स्ट क्या सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो बांग्लादेश है वो हमें ईस्ट इंडिया में जाने का रास्ता नहीं देता है। अगर आपको इंडिया का मैप याद हो तो बांग्लादेश अगर हमें ईस्ट की तरफ जाने को रास्ता देते तो हम जो स्टेट्स है उनसे जुड़ पाएंगे, जल्दी पहुंच पाएंगे उन तक, ठीक है। बट वो रास्ता नहीं देता है इंडियन आर्मी को। डू नॉट गिव वे टू इंडियन आर्मी टू गो टू ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में जाने के लिए जगह नहीं देता है हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़े थोड़े अच्छे रिलेशंस भी हैं, तो कहाँ पे किस वजह से रिलेशंस अच्छे हैं वो देखते हैं। कोऑपरेशन। तो सब एक चीज है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप, बाढ़ वगैरह, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसकी वजह से रिलेशन अच्छा है। और इंडिया की एक पॉलिसी है जिसको कहा जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी। हिंदी में हम इसको कहते हैं पूरब की ओर चलो। तो ये एक पॉलिसी है जो इंडिया ने लागू करी है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया में, उन सब से अच्छा रिश्ता रखना है, उन सब से रिश्ते सुधारने हैं और उनका हेल्प करना है डेवलपमेंट के रास्ते पर। तो इसकी वजह से हमारे थोड़े रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे देश पर, इंडिया और नेपाल। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया और नेपाल का रिश्ता कैसा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट किस किस बात पे है इंडिया और नेपाल का। नेपाल एक, वैसे तो आप सबको पता है कि नेपाल के साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे रिश्ते हैं कि वहां पर जाने के लिए आपको वीजा भी नहीं चाहिए, इतना फ्री वहां का बॉर्डर है हम लोगों के लिए। बट फिर भी कुछ जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए, किसकी वजह से? नेपाल एक छोटा सा देश है और दो बड़े देशों के बीच में अड़ता है, दो बड़े देशों के बीच पड़ता है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वो दो बड़े देश कौन से? अमेरिका नहीं है, इंडिया है और चाइना है, ठीक है। इन दो देशों के बीच में नेपाल पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? जो नेपाल है उसकी दोस्ती चाइना के साथ टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। और ये एक तरीके के लिए इंडिया के लिए चिंता की बात है, ठीक है। इंडिया के लिए ये परेशानी की बात है, एक चिंता की बात है, ठीक है। क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ कि चाइना ने नेपाल को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया तो चाइना इंडिया के और ज्यादा करीब आ जाएगा और हमें फिर बॉर्डर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इंडिया थोड़ा कंसर्न रहता है कि नेपाल ज्यादा दोस्ती ना करे चाइना के साथ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो नेपाल है वहां पे माओइस्ट बढ़ते जा रहे हैं और वो नेपाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, साथ साथ में इंडिया के लिए भी खतरा है। जो माओइस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, माओइस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो नेपाल के लिए भी खतरा है और साथ में इंडिया के लिए भी खतरा है, दोनों के लिए खतरा है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम और है, जैसे नेपाल जो है कई बार वहां से ना टेररिज्म भी आता है, ठीक है, टेररिस्ट भी आ जाते हैं। तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है कि नेपाल जो है वो थोड़ा उस चीज के लिए स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होता है, वहां से बहुत सारे टेररिस्ट इंडिया में एंटर करते हैं। तो ये भी एक चीज प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि नेपाल में कुछ एंटी इंडियंस भी हैं, ठीक है। एंटी इंडियन लॉ लॉ तो नहीं है बट कुछ एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं जो इंडिया के खिलाफ में बात करते हैं, इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, इंडिया के साथ नहीं चलना चाहते हैं।
तो उसके खिलाफ भी नेपाल कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। नेपाल का उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं होता है। ये भी एक गलत चीज है। ये भी एक क्योंकि इंडिया जो है वो नेपाल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा चीजें करता है, उसको हमेशा सपोर्ट करता है। फिर भी अगर नेपाल एंटी इंडियन एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। ठीक है। और क्या कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है? नेपाल जो है उसको ऐसा फील होता है कि इंडिया उसके इंटरनल मामलों में टांग अड़ाता है, उसके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करता है। ठीक है, ऐसा उसको फील होता है। तो ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे नेपाल के साथ। अब आ जाते हैं अच्छे रिश्ते भी तो हैं, अच्छे रिश्ते देख लेते हैं। सेकंड है कॉपरेशन के क्या क्या है कि कैसे हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे क्यों हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, साइंस और बिजनेस के फील्ड में इंडिया हेल्प कर रहा है नेपाल की। साइंस और बिजनेस के फील्ड में इंडिया नेपाल की हेल्प कर रहा है। इंडिया इज हेल्पिंग नेपाल। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ आपके लिए छोटे छोटे नोट्स, बट जब तक आप उसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में उसको नहीं नोट करोगे, तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाते चला करो। जो जो चीजें आपको समझ में आती चलती हैं उनको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखते चला करो। ठीक है। और वीजा फ्री एंट्री है। ठीक है, वीजा नहीं लगता है। अगर आप इंडिया से नेपाल जाना चाहो तो आप बिना वीजा के घूम सकते हो। आप अगर आप नेपाल से इंडिया आना चाहो तो भी आप बिना वीजा के आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से इंडिया और नेपाल का अच्छा रिलेशन है। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रखे हैं इंडिया ने नेपाल के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट देश पे, वो है श्रीलंका। पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी श्रीलंका के बारे में बहुत अच्छी एक स्टोरी जानी थी कि कैसा रिलेशन है। एक उसका श्रीलंका के साथ जो हमारा रिलेशन है उसका कुछ पोर्शन तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ही कवर कर लिया था। वही चीज मैं आपको आज थोड़ा सा लिखाऊंगी, इस आंसर में भी वो जाएगा। जिन्होंने वो चीज नहीं देखा है, जो पार्ट नहीं देखा है, वो पहले उस पार्ट को देख लेना। तो कॉन्फ्लिक्ट किस किस बेसिस पर है? तमिल जो है, जो तमिलियंस जो हैं वो अपना स्टेटस की डिमांड करते हैं, तो उस चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट है। तमिलियंस काफी टाइम से श्रीलंका में रह रहे हैं और वो वहां की गवर्नमेंट से इक्वल राइट्स की मांग करते हैं, इक्वल स्टेटस की मांग करते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। और सिर्फ यही एक कॉन्फ्लिक्ट है, और हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का। ठीक है, बट वीजा लगता है वहां पे। अगर आप घूमने जाना चाहो तो वीजा लेके जाना। दोनों ही देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हर सामान फ्री बिकेगा। फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट होता है कि वहां पे टैक्सेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज की गई है कि ये अगर इंडिया से कोई वहां पे ट्रेड करना चाहता है तो उसके सामान पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, और जिसकी वजह से जो सामान है वो सस्ता बिकेगा और ज्यादा फायदा हो पाएगा जो भी बेचेगा उस सामान को। ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, श्रीलंका जो है वो समुद्र के किनारे लगता है। ठीक है, इसकी वजह से वहां पे सुनामी आती रहती है, तो इंडिया जो है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इंडिया जो है वो उसकी हेल्प करता है, क्योंकि सुनामी एक ऐसी चीज है ना जो बर्बाद करके रख देती है पूरे देश को, तो इंडिया उसमें उनकी हेल्प करता है श्रीलंका की, कि कैसे सुनामी को ओवरकम करना है, कैसे सुनामी से अपने आप को बचाना है। बचाओगे तो क्या है, बट सुनामी के बाद दोबारा कैसे खड़े होना है वो चीज वो सिखाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये सारे रिश्ते हो गए। अब हमें एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो के मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है सार्क, और इसका फुल फॉर्म है
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बताता है। इसका मतलब जो अभी तक हमने पूरा का पूरा ऊपर पढ़ा वो सारे के सारे देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो सारी ही इसमें शामिल हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोला जाए कि साउथ एशियन कंट्रीज का नाम लिखो तो वो 8 कंट्रीज हैं और वो सारी 8 कंट्रीज इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है। ठीक है। अब बात आती है कि इसको बनाया क्यों गया है, रीजन क्या है इसको बनाए जाने का। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है, उनके कुछ बेसिक रीजन होते हैं जो आपको सबको याद होने चाहिए। अगर और कुछ ना याद आए तो वो लिख दिया करो। ठीक है। तो मैं आपको इसके रीजंस लिखवाती हूँ कि इसको क्यों बनाया गया था। सबसे पहली चीज, इसको बनाया कब गया था। तो इसको बनाया गया था 1985 में। 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। मेंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। बट मैं एक बार आपको दोबारा इसके मेंबर्स लिखा दे रही हूँ। इंडिया, पाकिस्तान। याद करने के लिए सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि इंडिया के आसपास कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। ये सारे के सारे देश सार्क के मेंबर हैं। अब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ एम्स होते हैं। ठीक है। तो सार्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहली चीज, ये जो सारे के सारे देश हैं इनमें ना टेररिज्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारे के सारे देश एक दूसरे के साथ मिलके टेररिज्म को सॉल्व करना चाहते हैं, टेररिज्म फ्री होना चाहते हैं। ठीक है। उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। नेक्स्ट चीज, ये सारे के सारे देश अभी इनमें कुछ डेवलप हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। कि सारे के सारे देश डेवलप हो सके। ये सारे ही देश एक दूसरे को एजुकेशन के फील्ड में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश तभी डेवलप हो सकता है जब वो एजुकेटेड होगा। ठीक है। पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर में ऐसे एक एक वर्ड का मत लिख के आना, इसको पूरा एक्सप्लेन करके 2 से 3 लाइंस में लिखा जाता है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। मेंटेन पीस। ओके। ट्रेड करने के लिए कि ये सारे आपस में अच्छे से ट्रेड कर सके, उस चीज के लिए इसको बनाया गया है। एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, किसी बड़े देश पे, किसी डेवलप्ड देश पे डिपेंडेंट रहने की इनको जरूरत नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, इस चीज के लिए इनको बनाया गया है। पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहते हैं ये सारे के सारे देश, क्योंकि आपको पता ही है कौन कौन से देश पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं। हम लोग ऑलरेडी वो पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से जो देश हैं वो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। तो ये पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए सार्क को बनाया गया है और सार्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सार्क बहुत अच्छे से चीजों को सॉल्व कर रहा है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इस पे लिखने के लिए आता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है और जिसका जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास के लिए, एग्जाम के लिए आपके, वो है ब्रिक्स। नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं ये याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत इजी है इसको याद करना।
बी से आता है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स का हिस्सा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले इसको स्टैब्लिश किया गया है 16 जून 2009 में। 16 जून 2009 को इसको बनाया गया था। 2010 तक इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसका हिस्सा बन गया था। इसने 2010 में शामिल हो गया था। अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ब्रिक्स को क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है, एम क्या है। तो ब्रिक्स जो है फर्स्ट एम इसका है ट्रेड करना, कि ये सबके साथ अच्छे से ट्रेड कर सके, ठीक है। ये इक्वालिटी को स्टैब्लिश करता है, ये वर्ल्ड में इक्वालिटी की बात करता है कि एवरी कंट्री इज इक्वल एंड एवरी कंट्री शुड एंजॉय देयर राइट्स, ठीक है। हर देश बराबर है और हर देश को हर तरह का राइट्स दिया गया है और उनको उन राइट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। देशों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फाइनेंशियल है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, ये देशों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाता है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के कोर पॉइंट्स होते हैं। कल्चर को प्रमोट करते हैं ये अपने, ठीक है, कल्चर को प्रमोट करते हैं ये सारी के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स के। और यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब आप अपनी इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप वो चीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।